हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों जो आज का वीडियो है इसमें हम रबर प्लांट के बारे में बात करेंगे। रबर प्लांट कॉमन एक इंडोर आउटडोर प्लांट है। इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, घर के बाहर या फिर अंदर। और ये प्लांट जो है एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स का भी डिमांड भी बहुत बढ़ चुका है। अक्सर सब लोगों को ही पता है कि एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स क्या रहते हैं। बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे केमिकल जो गैसेस होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट और हमें एक शुद्ध हवा देते हैं। तो इसलिए जो प्लांट है आपको घर के अंदर ज़रूर लगाना चाहिए। आप तो बाहर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो ये बहुत ऊपर ग्रोथ करता है। तो अगर आप ऊपर भी ग्रोथ चाहते हैं तो अगर आप ज़मीन में भी इसे लगा सकते हैं। और आप इसे अगर आउटडोर लगाना चाहते हैं तो पॉट्स में भी लगा सकते हैं, पर आउटडोर आपको फिर उतना फ़ायदा नहीं होगा। पर अगर आप इसे इंडोर लगाएंगे तो ये एयर प्यूरिफाइंग का काम करेगा। तो आज हम इसके केयर टिप्स जानने वाले हैं। अगर आप इसको ग्रो करने का वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको जो एंड स्क्रीन पे इसका वीडियो होगा वो आपको दे दूंगा। वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसका वो फर्स्ट पार्ट था इसे ग्रो करने का, और ये सेकंड पार्ट उसके केयर टिप्स पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो रबर प्लांट है ये प्लांट अक्सर आउटडोर भी चल जाता है, इंडोर भी चल जाता है। बहुत अच्छा प्लांट है। और इंडोर आउटडोर का आपको कैसे बताऊँ, वो वैसे नहीं रहता है जो प्लांट्स हम घर के बाहर लगाते हैं। वो प्लांट ऐसे है कि अगर वो कंडीशन घर के अंदर अडेप्ट कर पा रहा है तो फिर लगा सकते हैं। जैसे फ्रूटिंग या फिर फ्लावरिंग के आपने अक्सर देखा होगा कि घर में हम नहीं लगाते। पीस लिली और इसको छोड़ के हम घर में कुछ कुछ प्लांट्स नहीं लगाते। तो इसलिए क्योंकि उन्हें सनलाइट चाहिए रहती है और बाहर वो ग्रो होते हैं, इसलिए हम उसे इंडोर नहीं लगा सकते। पर जैसे रिसर्च करी जाती है प्लांट्स पे, फिर वो जब इंडोर भी अच्छे से उगने लगते हैं तो लोगों में बताया जाता है कि ये इंडोर भी लगाया जा सकता है। तो हम फिर उसको इंडोर आउटडोर प्लांट ऐसा हम मान लेते हैं। तो रबर प्लांट जो है वो इंडोर आउटडोर प्लांट है। आप इसे घर के अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं और अपने बालकनी में भी इसे लगा सकते हैं। और सबसे पहले जो इसकी टिप है वो है कि इसे वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। इसे बहुत कम पानी लगता है, ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ये प्लांट ऐसा है कि इसे आप एक बार में ही अगर वाटरिंग कर देते तो ठीक है। मतलब एक बार में आपको इसे थॉरोली वाटरिंग कर देनी है, बिल्कुल अच्छे से पानी डाल देना है कि नेक्स्ट टाइम आपको फिर थोड़े 2-3 दिनों बाद ही आप इसे फिर पानी डाल सकते हैं। एक बार में ही आपको इसे पानी डालना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं। एक बार में अच्छे से पूरे जब तक ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलता तब तक आपको इसे पानी डालना चाहिए। और फिर 3-4 दिन बाद जब आपको मिट्टी दिखती है, इसके लिए मैं आपको आगे पॉटिंग मिक्स भी बताऊंगा, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो उससे जो मैं अभी आपको टिप्स बता रहा हूँ वो बिल्कुल उस पर काम करेंगे। और उसी प्रकार फिर आप इसे अगर फॉलो करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारे पॉटिंग मिक्स पे। अब इसकी पॉटिंग मिक्स हमें कैसी बनानी चाहिए वो जान लेते हैं। तो पॉटिंग मिक्स के लिए आपको 50% रेत लेनी है, सैंड जिसे कहते हैं, बजरी। वो बहुत अच्छी रहती है। वो एकदम ड्रेनेज होल से जैसे रहता है, हमारा जो पानी है वो एकदम निकालने के लिए काम आती है। तो बजरी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र या फिर ऐसे कोई अलग मतलब ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे आप ये जो रेत का जो मैं बता रहा हूँ वो ले सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं दूसरी यहाँ पे ठंडी जगह पे रहते होंगे इंडिया में कहीं भी, तो फिर वहाँ पे आप कोकोपीट और जो इसके बाकी के पतलाइट और वर्मिकुलाइट के जो पॉटिंग मिक्स होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी जो आपकी पॉटिंग मिक्स है बहुत अच्छी बनेगी। तो आपको क्या करना है, 50% सैंड ले लेनी है, रेत बजरी, और आपको उसमें 40% सॉइल डालनी है और 10% जो है हमारा उसमें आपको कंपोस्ट मिलाना है। कोई भी काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट कोई भी चल जाएगा। और बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि लाल मिट्टी और जो ये रहती है वो अच्छी है क्या। वो कोई कोई जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स और ये जो रहते हैं उनके लिए अच्छी नहीं रहती है। जैसे कॉटन है, वो महाराष्ट्र में जो ब्लैक सॉइल रहती है उसमें बहुत अच्छा उग जाता है, तो कॉटन के लिए मिट्टी अच्छी है। तो वैसे ही जो प्लांट्स रहते हैं उनकी मिट्टी अलग रहती है। पर जो लाल मिट्टी रहती है, आपने देखी होगी अक्सर लाल मिट्टी रहती है और काली मिट्टी रहती है, तो दोनों जो मिट्टी है वो आप रबर प्लांट के लिए लगा सकते हैं। दोनों में अगर नॉर्मली आप कुछ नहीं डालेंगे, कंपोस्ट या फिर रेत नहीं डालेंगे, अगर नॉर्मली आप अगर मिट्टी में भी उसको लगा देंगे तो भी वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। बस वो पानी का है। अगर आप अक्सर आपके प्लांट जो है पानी के कारण मरते हैं, मतलब ओवर वाटरिंग करने से ऐसे आपके पौधे मरते हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो सैंड का जो मैंने आपको पहली वाली पॉटिंग मिक्स बताई वही आप रखिए। उससे जो आपका जो पॉटिंग मिक्स है वो अगर अच्छे से बन गई तो जो ओवर वाटरिंग है वो आपके प्लांट को नहीं होगी। अब आपको मैं एक अच्छी टिप बताता हूँ। वो क्या है,
ये जो ब्रांचेस रहते हैं आपने अक्सर देखा होगा पौधों की, जब हम पिंचिंग करते हैं या फिर प्रूनिंग करते हैं तो उससे साइड ब्रांचिंग होती है। तो इस प्लांट में भी वैसे ही होता है। तो लोग पूछ रहे थे कि इससे अगर हम ऊपर से काट देंगे तो ये ग्रो नहीं होगा। वैसे तो जो पाम का है, पाम का भी मैंने वीडियो बनाया था, उस पर भी लोगों ने मुझे पूछा कि पाम ऊपर से कट करना चाहिए क्या। उसमें मैंने आपको बताया था कि पाम को ऊपर से नहीं कट करना चाहिए। पर जो हमारा रबर प्लांट रहता है उसको आपने देखा होगा वो ऐसे नर्सरी से हमें मिलता है, तो वैसे सीधा ऐसा वर्टिकल ऊपर ही ग्रोथ करता रहता है। तो उसे हम ऐसे बाहर से साइड ब्रांचिंग करके ऐसे हम उसे साइड से भी उगा सकते हैं। बहुत अच्छा दिखता है वो, और उसकी अगर साइड ब्रांचिंग हो गई तो वो काफ़ी बड़ा भी होता है। और अगर आपको मैं ऊपर बढ़ाने का नुकसान बताऊँ तो वो ये है कि अगर हम ऊपर बढ़ाते तो कैसे हमें फिर उसे स्टेम भी लगाना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है, उसे सनलाइट भी अच्छे से नहीं मिलती है, ऊपर के पत्तों को ही मिलती है। पर अगर ये जो टिप है, आप जो ऊपर की ब्रांच है उसे कट कर देंगे तो फिर जो है आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। और वो ऐसे वहाँ से जहाँ से आप काटेंगे वहाँ से ऐसे 2 स्टेम निकल आएंगे। बाकी नॉर्मल प्लांट्स जैसे आपको जैसे पता है नॉर्मल प्लांट की ग्रोथ होती है, वैसे इस प्लांट की होती है। ये ऐसे ही ग्रोथ करते हैं, ऊपर ऐसे फिर ग्रोथ करते जाते हैं और साइड से इसकी साइड ब्रांचिंग होगी और ये जो प्लांट है आपका ग्रो होता चले जाएगा। अब ये जो टिप है वो अपने सारे पौधों पर फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अक्सर हम जो भी पौधे का पॉट लेते हैं उसके हिसाब से लेते हैं। जैसे फ्लावरिंग का प्लांट है तो उसके लिए हम उससे साइज़ में ऐसे लगाते लगाते फिर बड़े पॉट में धीरे धीरे हम उसे जैसे वो ग्रोथ होता है उसे हम शिफ्ट करते हैं। पर ये जो प्लांट होते हैं जिनको फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्रूटिंग नहीं होती कोई भी, तो वो जो नॉर्मली पॉट रहता है ना उसका पॉट साइज़ कैसे लेना चाहिए वो बताता हूँ। अगर आप उसे इंडोर लगा रहे हैं मतलब अपने घर के अंदर लगा रहे हैं जहाँ पे लाइट कम आती है, या फिर अपने बालकनी में लगा रहे हैं जहाँ पे भी लाइट कम आती है, बस थोड़े ही मतलब थोड़ी सी वहाँ रोशनी आती है 6-7 घंटों की, तो फिर वहाँ पे अगर वैसा है तो फिर जो पॉट का साइज़ है आपको छोटा लेना चाहिए इस प्लांट के लिए, रबर प्लांट के लिए। और अगर आप कहीं और लगा रहे हैं जैसे अपने घर के बाहर लगा रहे हैं, आउटडोर्स में इस प्लांट को अगर आप लगा रहे हैं तो फिर जो साइज़ है आपको पॉट की वो बड़ी लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? जैसे आपको पता है कि बाहर सनलाइट अच्छी खासी आती है, फ्रेश हवा भी रहती है, तो ये जो प्लांट है हमारे जो प्लांट्स रहते हैं वो आउटडोर में बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। पर इंडोर में लाइट भी कम रहता है, ये जो ट्यूबलाइट या फिर जो थोड़ी सी सनलाइट की रोशनी मिल जाती है उसमें प्लांट थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो फिर उसे छोटे पॉट में हमें लगाना चाहिए। पर जो बाहर आउटडोर्स में आप लगा रहे हैं उसे आपको बड़े पॉट में लगाना चाहिए क्योंकि वो ग्रोथ बड़ी करेगा। तो फिर उसे अगर आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे बड़े पॉट में ही लगा देंगे तो वो अपनी ग्रोथ अच्छे से बरकरार रखेगा। अब हम इसे सनलाइट के बारे में जान लेते। तो ये जो सनलाइट में इसे बिल्कुल आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप रख देते हैं तो जो पत्तियाँ और ये जो रहते हैं वो सब इसके जल जाते हैं और पत्तियाँ भी गिरने लगते हैं। बहुत लोगों ने भी पूछा, उनकी पत्तियाँ उतरने लगे, पूरे जलने लगे, तो मैंने उनको बताया था सोल्यूशन कि डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं रखना चाहिए प्लांट को कभी भी। और ये जो प्लांट है उसे थोड़े से मतलब शेड एरिया के यहाँ पे ऐसे जहाँ पे सिर्फ सूरज की रोशनी आती है, आउटडोर लगा रहे होंगे, सूरज की रोशनी जहाँ पे आती है वही लगाना है, एकदम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाना है। पर अगर आप कह रहे हैं ऐसी जगह नहीं है तो मैं आपको एक इसका सोल्यूशन बताता हूँ। जो सुबह की सनलाइट जहाँ पे आती है वहाँ पे आप इसे लगा दीजिए, पर जहाँ पे दोपहर की सनलाइट आती है, नून की सनलाइट जो रहती है वहाँ पे आपको नहीं लगाना है इसे, क्योंकि जो दोपहर की सनलाइट जो रहती है उसके धूप के कारण कैसे नहीं इसके पत्ते जलने लगते हैं, तो वो जो सुबह की मॉर्निंग की सनलाइट रहती है वही इस प्लांट को मिलनी चाहिए। अगर आप इंडोर लगा रहे तो फिर कोई नहीं, जो आपके ट्यूबलाइट या फिर थोड़े से विंडो से रोशनी आ रही होगी उसके कारण इस प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। तो इससे कोई नहीं, ये जो थी टिप वो आउटडोर्स के लिए थी कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है क्योंकि इसके पत्ते जलते हैं। अब दोस्तों हम इसके फर्टिलाइजिंग के बारे में जान लेते हैं। तो आपको इसे महीने में से ही एक बार कंपोस्ट डालना चाहिए। जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट जो रहते हैं वो महीने में से एक बार आपको 2-3 मुट्ठी अच्छे से इसमें डाल देनी है, फिर ऊपर से गुड़ाई करके आपको पानी दे देना है। और फिर दूसरी टिप है, ये बहुत अच्छी है, ये सारे प्लांट्स में भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो टिप रहती है वो कैसे, आपको 1 लीटर में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट जो रहती है वो डालनी है, अच्छे से मिक्स करना है और फिर जो अपना पौधा है उसके जो पत्ते हैं उस पर अच्छे से स्प्रे करना है। पहले क्या करना है आपको, पहले नॉर्मल जो अपनी स्प्रे बॉटल है उसमें नॉर्मल जो पानी रहता है सादा वो भर लेना है, वो प्लांट पे अच्छे से स्प्रे कर लेना है। जो कपड़ा रहता है कॉटन का या फिर कोई कपड़ा होगा उससे अच्छे से पत्ते पोंछना है, मतलब डस्ट या फिर कुछ होगा तो वो निकल जाएगा और जो स्पोर्स हो गए पत्ते के, स्टोमेटा जो रहता है लीफ का वो खुल जाएगा। तो फिर जो आपका जो आपने बना रखा है एप्सम सॉल्ट का वो आपको 1 चम्मच 1 लीटर में डालकर जो मैग्नीशियम सल्फेट है आपका वो लेकर आपको अच्छे से प्लांट पर पूरी तरह स्प्रे करना है। स्टेम पे भी आप अच्छे से उसे स्प्रे कर दीजिए और मिट्टी में भी उसे थोड़ा सा डाल दीजिएगा। ये फॉलो करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम मिलेगा, वो ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, सेल वॉल भी अच्छे करते हैं प्लांट की। तो जो मैग्नीशियम है उसके कारण जो प्लांट है आपका अच्छा खासा ग्रीन होगा
और ये ग्रोथ अच्छी करेगा। और दोस्तों सर्दियों में अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सर्दियों में तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स डालने चाहिए, गर्मियों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पर सर्दियों में कैसे आप अगर कंपोस्ट डाल नहीं पा रहे हैं तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स आपको बना लेने चाहिए। उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको लास्ट में अभी वीडियो ख़त्म होते मैं दिखा दूंगा आपको, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर उससे देख सकते हो उन वीडियोज़ को। उसमें बहुत अच्छे आपको लिक्विड फर्टिलाइजर्स बताए अलग अलग वाले, वो अगर आप इसे डालेंगे तो आपका जो प्लांट है बहुत अच्छा रहेगा और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स है वो है जाइन फर्टिलाइजर, सीविड फर्टिलाइजर। वैसे सीविड और ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो है फ्लावरिंग और इसके लिए है, पर इसे तो वैसे आपको पता है कि फूल लगते ही नहीं है, तो हमें ये डालकर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो जो इसे नाइट्रोजन बेस्ड कंपोस्ट होते हैं जिसमें नाइट्रोजन है, अगर आप नर्सरी से या फिर कोई कंपोस्ट के शॉप से अगर आप फर्टिलाइजर्स खरीद के लाते होंगे तो ऐसे जो आपके डफन बेकिया हो गया या फिर अराका पाम हो गया या फिर बहुत सारे जो इंडोर प्लांट्स हैं जिनमें फूल या फिर मतलब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती है, तो फिर उन प्लांट को जो नाइट्रोजन बेस्ड कंपोस्ट रहते हैं वो डालना चाहिए और मैग्नीशियम रहता है वो डालना चाहिए। और जो फॉस्फोरस वो ये जो पोटेशियम है वो फ्लावरिंग के लिए रहता है, तो ये वैसे ये भी डाल सकते हैं, वैसे नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही होगा प्लांट को। पर जो नाइट्रोजन बेस्ड कंपोस्ट है वो आपको ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे लीफी प्लांट से, उससे जो प्लांट की ग्रोथ रहती है वो बढ़ती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा और आप व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मुझे आप डाउट पूछ सकते हैं और आप वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश और हिंदी में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।